चलिए पहला क्वेश्चन है, आप लोग भी प्रयास करिए। पहले क्वेश्चन है कि अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 1858 में। 1858 में अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट ही होंगे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? तो ये विख्यात क्यों है? जहाँ जिस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन करना होगा वहाँ पे मैं कर दूंगा, बता दूंगा अच्छे से। देखिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था इसमें। ठीक है, 1896 में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास का आनंद मठ का अंश है। यह 1937 तक भारत का राष्ट्रीय गान रहा था, बाद में फिर जनगण मन आ गया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सर चार्ल्स मेटकाफ को। सर चार्ल्स मेटकाफ 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1900 मतलब कि 20 मार्च जो है 1935 से 4 मार्च 1936 के बीच ये भारत के गवर्नर जनरल थे। उन्होंने प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी, इसलिए उन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। समुद्री व्यापार के संदर्भ में कारताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? तो ये किया जाता था बेसिकली पुर्तगालियों द्वारा। कारताज व्यवस्था का संबंध पुर्तगालियों द्वारा समुद्री व्यापार के लिए जारी किए गए व्यापार का लाइसेंस है। 20वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने भी नेवी सर्ट नामक व्यवस्था शुरू की थी। नेक्स्ट है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 4 ऑप्शंस हैं। अगर आप खुद से सभी प्रश्नों का आंसर करने चाहते हैं तो वीडियो को रोक रोक के आंसर करिए, देखिए आपके 200 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी। ये जो बात है ये सही नहीं है, ये गलत है, बाकी सब सही है इसमें से। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन के साथ मिलकर इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। यहाँ पे देखिए ब्रह्मो समाज लिखा, ये गलत हो जाएगा। ब्रह्मो समाज की स्थापना आपको, अगर ब्रह्मो समाज की बात करें तो इसका स्थापना आनंद मोहन बोस, शिवनाथ शास्त्री, शिवचंद्र सेन, उमेश चंद्र दत्ता ने किया था। बाकी ये सब जितने भी हैं ये सही हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? तो ये घटना था जलियांवाला बाग हत्याकांड। रविंद्रनाथ टैगोर को 1915 में ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था और वहीं 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड से आहत होकर उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। इस संदर्भ में उन्होंने लॉर्ड चेम्सफोर्ड को पत्र लिखा था। मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? तो ये हुआ था लखनऊ अधिवेशन 1916। ये भी प्रश्न बहुत बार आया है एग्जाम में। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल की व्यवस्था की गई थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस के 2 धड़ हो गए थे, गरम दल और नरम दल एक ही मंच पे आ गए थे। अंबिका प्रसाद मजूमदार इस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? तो ये बसाई गई थी कोची में। केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित कोची फोर्ट भारत में पहली यूरोपीय बस्ती थी। यह जल से घिरा हुआ स्थान है। यह कोची के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया? तो ये किया था गोलकुंडा ने। 1632 में अंग्रेजों को गोलकुंडा का साथ मुक्त व्यापार करने का सुनहरा फरमान प्राप्त हुआ। इसके लिए शुल्क 500 पैगोडा प्रतिवर्ष था। ठीक है, नेक्स्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि सालाबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? तो देखिए ये हुआ था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था जो है के बाद मतलब ये संधि हुआ था। ये संधि का डेट है 17 मई 1782 को सालाबाई संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि पर मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधियों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे।
इस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने सल्सेत और ब्रोच पर अपना नियंत्रण कायम रखा था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 11 नंबर की, बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी? तो ये हुआ था, सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मीर कासिम के साथ। बक्सर की लड़ाई जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेट ये हुआ था 22 अक्टूबर और 1764, ठीक है, को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम, बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाई में अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है वुड्स डिस्पैच को। चार्ल्स वुड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष थे। उन्होंने 1854 में 1854 में लॉर्ड डलहौजी को एक प्रेषण भेजा था। उन्होंने सुझाव दिया था कि प्राथमिक विद्यालयों में मातृभाषा में पढ़ाई होनी चाहिए और उच्च विद्यालयों में अंग्रेजी शिक्षा भी होनी चाहिए। इसे ही वुड्स डिस्पैच कहा जाता है। नेक्स्ट है कि वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था लॉर्ड लीटन के द्वारा। लॉर्ड लीटन 1876 से 1880 तक ये जो है इस दौरान भारत के वायसराय थे। 1876-78 में अकाल को सही ढंग से न संभाल पाने के लिए उनकी कड़ी आलोचना की गई थी। उन्होंने वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम 1878 को पारित किया था। निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जितने भी यहाँ पे मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी या स्टेट पीसीएस का अगर कोई भी प्रिपरेशन कर रहा होगा तो, या फिर कोई भी ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम हो, एसएससी या फिर एसआई वगैरह का जो एग्जाम होता है उसमें ये सब हेल्प करेगा। देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड मेयो। ठीक है, लॉर्ड जो है वायसराय भारत के एक ऐसे वायसराय थे जिनकी हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी। 1872 में अंडमान द्वीप के पोर्ट ब्लेयर में एक निरीक्षण यात्रा के दौरान पठान ने उनकी हत्या कर दी थी। नेक्स्ट है, लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किस लिए किया था? तो ये किया गया था भारत में शिक्षा सुधार के लिए। लॉर्ड रिपन ने 3 फरवरी 1882 को सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया था। विलियम हंटर वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। इस आयोग ने भारत में शिक्षा सुधार के लिए प्रारंभिक शिक्षा व उच्च शिक्षा में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। नेक्स्ट है, भारतीय टंकण पर कागजी मुद्रा अधिनियम किस वायसराय ने पारित किया था? तो ये पारित किया था लॉर्ड कर्जन ने जनवरी 1899 में। लॉर्ड कर्जन को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था। उन्होंने भारतीय टंकण पर कागजी मुद्रा अधिनियम 1899 में ही पारित किया था और भारत को स्वर्ण मानक की शुरुआत की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे मराठा का मैकियावेली कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नाना फडणवीस को। पेशवा शासन के दौरान नाना फडणवीस मराठा साम्राज्य के प्रभावशाली मंत्री व कूटनीतिज्ञ थे। ठीक है, यूरोपीय द्वारा उन्हें मराठा मैकियावेली जो है ये बेसिकली सुप्रसिद्ध इतावली कूटनीतिज्ञ थे, तो इन्हीं के नाम पे आधारित है ये। तो ये कहा जाता था नाना फडणवीस को। ब्रिटिश साम्राज्य की बढ़ती हुई शक्ति के दौरान भी उन्होंने मराठा साम्राज्य को सुरक्षित रखा था। श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है? इसका संबंध है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किससे इसका संबंध है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद 18 मार्च 1772 1772 को श्रीरंगपट्टनम की जो है मतलब कि संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से लॉर्ड कॉर्नवालिस और हैदराबाद के निज़ाम का प्रतिनिधि, मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधि और मैसूर शासक टीपू सुल्तान ने हस्ताक्षर किए थे। पूना समझौते के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? मतलब 3 इसमें सही है और 1 गलत है। तो देखिए इसका आंसर होगा इसमें जो गलत है वो ऑप्शन नंबर ए ही गलत है। लिखा है कि यह समझौता जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के बीच हुआ था। ये गलत बात है। ये समझौता जो है बेसिकली महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था।
यहाँ जवाहरलाल नेहरू नहीं होगा। महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। महाद सत्याग्रह का नेतृत्व भीमराव अंबेडकर ने किया था। 20 मार्च 1927 को किया था। यह सत्याग्रह महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में महाद नामक स्थान पर किया गया था। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न जल्दी जल्दी करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया? किस वर्ष ये क्वेश्चन पूछा है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे को पुर्तगालियों से 1668 ईस्वी में प्राप्त किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा तुरंत इसकी किलाबंदी की गई थी। इसके बाद अंग्रेजों ने सूरत की जगह बॉम्बे को अपना मुख्यालय बनाया था। गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखा है ज्योतिबा फुले ने। ज्योतिबा फुले ने 1873 में गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी। यह पुस्तक अमेरिका की दास प्रथा पर आधारित है। नेक्स्ट है, रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई थी? तो ये तो अभी मैंने आपको बताया ना, ये दिया गया था इन्हें 1915 में। रविंद्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश सरकार ने 1915 में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना से दुखी होकर उन्होंने उपाधि त्याग दी थी। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। ठीक है, इनका पूरा नाम हो जाएगा जीवंत राम भगवान दास कृपलानी। भारत की स्वतंत्रता के समय ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कृपलानी एक दार्शनिक, गांधीवादी, समाजवादी, पर्यावरणविद और स्वतंत्रता सेनानी थे। भारतीय पुरातत्व विभाग को अस्थायी संस्था कब बनाया गया? तो ये बनाया गया था 1906 में, 1906 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुआ था। इसका स्थापना अगर पूछा जाएगा तो ये हुआ था 1861 में, अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था और 1906 में इसे अस्थायी संस्था बनाया गया था। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1943 में। वर्ष 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अर्जी हुकूमत ई हिंद नामक अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। इस सरकार का समर्थन धुरी राष्ट्रों जापान, नाजी, जर्मनी, इटली और उनके सहयोगियों ने किया। इस सरकार में सुभाष चंद्र बोस को प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री बनाया गया था। रास बिहारी बोस को मुख्य सलाहकार बनाया गया था। निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने से हुई? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सविनय अवज्ञा आंदोलन। महात्मा गांधी ने 12 मार्च, ये डेट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। हिस्ट्री में कुछ डेट्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 12 मार्च 1930 को साबरमती से यात्रा शुरू की और ये यात्रा चला था 6 अप्रैल 1930 तक। 1930 को दांडी नामक स्थान पे ये यात्रा समाप्त हुई। गांधी जी ने दांडी में नमक बनाकर ब्रिटिश सरकार के नमक कानून को तोड़ा था। किस समाजवादी नेता ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था? तो इनका नाम है राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया की अगर मैं बात करूं थोड़ा बहुत, तो इनका जन्म 23 मार्च 1910 को अकबरपुर में हुआ था। वे स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी थे। वे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सह संस्थापक भी थे। बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब की गद्दी पर किसे बैठाया गया? तो वहीं जो धोखेबाज था जिसकी वजह से हार गए सब, मीर जाफर। बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई थी। इस लड़ाई के बाद मीर जाफर बंगाल के नए नवाब बने थे। स्वदेश बंधव की स्थापना किसने की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अश्वनी कुमार दत्ता। स्वदेश बंधव समिति की स्थापना अश्वनी कुमार दत्ता ने की थी। इस संगठन का उद्देश्य स्वदेश उत्पादों के इस्तेमाल में वृद्धि करना और विदेशी उत्पादों का बहिष्कार करना था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ये प्रश्न बहुत फ्रीक्वेंटली आता है, बहुत फ्रीक्वेंटली, क्योंकि 1857 की क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 28 फरवरी 1856 से 21 मार्च 1862 के बीच भारत के गवर्नर जनरल थे। चलिए अगला प्रश्न है कि स्वराज हा माझा जन्मसिद्ध अधिकारे आहे आणि तो मी मिलाविनाच, ये मराठी में यह घोषणा बाल गंगाधर तिलक ने किस स्थान पे की थी? इसका हिंदी हो जाएगा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है
और मैं इसे लेके रहूँगा। तो इसका जो है घोषणा जो है ना, ये इन्होंने ये बोला था, कोर्ट में बोला था, ठीक है, कि स्वराज मेरा जन्म से अधिकार है और मैं इसे लेके रहूँगा। ये कथन बाल गंगाधर तिलक ने कोर्ट में उस समय कहा था जब राजद्रोह के आरोप में उन्हें 7 वर्ष की सजा हुई थी। आज जो हम लोग बोलते हैं ना सबको देशद्रोह, एंटी नेशनल जो बोलते हैं, एक एंटी नेशनल इंडिया में भी पॉपुलर वर्ड है, किसी को भी एंटी नेशनल बोल दिया जाता है। तो एंटी नेशनल वाकई में कोई वर्ड होता नहीं है, उसको बोलते हैं राजद्रोह, ठीक है। तो ये राजद्रोह अंग्रेजों के समय से चला रहा है। तो उसी समय 7 वर्ष की इनको सजा हुई थी। तो जो है कोर्ट में इन्होंने ये बात बोला था। इसके बाद तिलक को 6 वर्ष के कारावास के लिए मांडले जेल भेजा गया था। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और जय गोपाल किस षड्यंत्र में शामिल थे? षड्यंत्र का नाम बताना है। तो ये षड्यंत्र था लाहौर षड्यंत्र। लाला लाजपत राय की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु, जय गोपाल और जो है सुखदेव, इन्होंने पुलिस प्रमुख स्कॉट की हत्या का षड्यंत्र रचा, परंतु उन्होंने जेपी सॉन्डर्स को गोली मारी जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की गई थी? इसका स्थापना हुआ था सिंगापुर में। सुभाष चंद्र बोस और रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और इंडियन नेशनल आर्मी, उसी को हिंदी में बोलते हैं इंडियन नेशनल आर्मी को आज़ाद हिंद फौज, इसकी स्थापना सिंगापुर में 1943 में की थी। गुरुमुखी लिपि किस सिख गुरु के द्वारा शुरू की गई थी? तो ये शुरू किया गया था गुरु अंगद के द्वारा। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। उन्होंने अपने बाद गुरु अंगद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। गुरु अंगद सिख धर्म के दूसरे गुरु थे। गुरु अंगद ने गुरु नानक की रचनाओं का संकलन किया। उन्होंने गुरुमुखी लिपि का विकास भी किया था। बरिंद्र घोष किस समाचार पत्र से जुड़े हुए थे? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जुगांतर। जुगांतर एक बंगाली क्रांतिकारी अखबार था। इसका स्थापना हुआ था 1906 में, 1906 में। बरिंद्र कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य और भूपेंद्र नाथ दत्ता, इन तीनों लोगों ने मिलकर इसे बनाया था जुगांतर को। 1946 के तेभेगा आंदोलन किस वर्तमान राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है, वर्तमान राज्य है पश्चिम बंगाल। तेभेगा आंदोलन की शुरुआत काश्तकारों ने बंगाल में किया था 1946 में, 1946 में जोतदारों के विरुद्ध किया था। यह आंदोलन बंगाल के व्याप्त साझा खेती व्यवस्था के विरुद्ध था। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का जो है मुख्यालय भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु में। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था, इसका स्थापना हुआ था 10 मार्च 1948 को, मद्रास में किया गया था। वर्तमान में इसका मुख्यालय तमिलनाडु में चेन्नई के मरकयार लेबाई स्ट्रीट में स्थित है। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? ये भी क्वेश्चन बहुत आता है बहुत बार। लाहौर इसका सही जवाब होगा। 1929 ईयर था। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया गया था। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित करने के 1 महीने बाद 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता की घोषणा जारी की गई थी। ढाका में स्थित अहसान मंजिल पैलेस किस कारण प्रसिद्ध है? तो ये फेमस है मुस्लिम लीग की स्थापना के लिए। आपको पता होगा मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था 1906 में और ढाका में हुआ था आगा खान के द्वारा। लियाकत अली खान और मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता थे। आरंभ में इसका उद्देश्य मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा करना था, परंतु बाद में मुस्लिम लीग ने मुस्लिमों के लिए एक अलग देश की मांग की थी, पाकिस्तान की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। पी मित्रा का नाम किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना के साथ जुड़ा हुआ है? तो देखिए इनका नाम जुड़ा हुआ है, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुशीलन समिति से। अनुशीलन समिति की स्थापना 24 मार्च 1902 को जो है प्रमथनाथ मित्रा ने की थी। पी मित्रा का पूरा नाम हो जाएगा प्रमथनाथ। इस समिति के साथ ही श्री अरबिंदो, देशबंधु चित्तरंजन दास, सुरेंद्रनाथ टैगोर, जतीन्द्रनाथ बनर्जी, बाघा जतीन, भूपेंद्र नाथ दत्ता और बरिंद्र घोष जैसे लोग जुड़े हुए थे। एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका स्थापना किया था हेनरी विवियन डेरेजियो ने।
हेनरी विवियन डेरोजियो शिक्षाविद व लेखक थे। वे हिंदू कॉलेज कलकत्ता के सहायक मुख्य अध्यापक थे। बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है सिराजुद्दौला को। सिराजुद्दौला बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब था। 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ प्लासी की लड़ाई में उनकी हार हुई थी। स्वतंत्रता से पहले भारत के किस राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ौदा इसका आंसर होगा। बड़ौदा रियासत में 1906 में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए कानून पारित किया गया था। इससे जो है 7 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया गया था। यहाँ पे 1896 का कांग्रेस अधिवेशन किस लिए जाना जाता है? ये तो अभी मैंने आपको बताया था ना। ये जाना जाता है किस लिए कि भारत का राष्ट्रीय गीत पहली बार गाया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है। यह उपन्यास 1882 में प्रकाशित हुआ था। बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है। मूल रूप से वंदे मातरम संस्कृत में लिखी गई है। भारत के राष्ट्रगान का शीर्षक क्या था? टाइटल। अच्छे लोग गड़बड़ा जाएंगे इस क्वेश्चन का। इसका टाइटल था भारत विधाता। भारत का राष्ट्रीय गान की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने मूल रूप से बंगाली में की थी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा इसके हिंदी रूप को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृति दी गई। इस राष्ट्रगान को 27 दिसंबर 1911 को पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? तो अभी मैंने आपको बताया 1911 में कलकत्ता में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के दौरान। प्लासी की लड़ाई का स्थान, प्लासी जो है वर्तमान भारत किस राज्य में स्थित है? तो प्लासी जो है ये स्थित है पश्चिम बंगाल में। और ये लड़ाई बहुत फेमस है, प्लासी की लड़ाई। 23 जून जो है 1757 होगा को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाई में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई थी। नेक्स्ट है प्लासी की लड़ाई का स्थान। प्लासी वर्तमान किस राज्य में स्थित है? तो अभी मैंने आपको बता दिया कि इसका सही जवाब होगा पश्चिम बंगाल में। प्रसिद्ध विद्यासागर सेतु किस शहर में स्थित है? तो ये स्थित है कलकत्ता में। विद्यासागर सेतु को दूसरा हुगली सेतु भी कहा जाता है। इस सेतु का नाम समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम पर रखा गया है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो ये स्लोगन है स्वामी दयानंद सरस्वती का। 1875 में आपको पता होगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। वे संस्कृत और वेदों के प्रकांड विद्वान थे। भारत में वेदों की छपाई उनके संरक्षण में पहली बार शुरू हुई थी। सत्यार्थ प्रकाश उनकी सबसे महत्वपूर्ण कृतियों में से एक थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है साइमन कमीशन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत आया था? साइमन कमीशन तो लॉर्ड इरविन के टाइम। लॉर्ड इरविन को 3 अप्रैल 1926 को भारत का वायसराय और गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। 1927 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने सर स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का गठन किया था। इस आयोग का उद्देश्य 1919 के सुधारों का अध्ययन करना था। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था? तो अधिवेशन था कराची अधिवेशन 1943। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में की गई थी, आपको पहले भी मैंने बताया। और यही मुस्लिम लीग बाद में जो है पाकिस्तान देश का डिमांड किया था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 को किस स्थान पर पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया था? तो ये किया गया था लाहौर में, जो कि अभी पाकिस्तान का हिस्सा भी है। ठीक है, 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया था। मुस्लिम लीग भारतीय उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को मिला के पाकिस्तान का निर्माण करना चाहती थी। पाकिस्तान का नामकरण जो है चौधरी रहमत अली ने किया था, ये भी याद रखिएगा। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर हरित पुस्तिका जारी की थी? तो ये किया गया था राजकोट में। गांधी जी ब्रिटिश सरकार के विरोध में हरित पत्रिका राजकोट में जारी की थी। साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कब की थी? ये हुआ था 1915 में। साबरमती आश्रम अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे स्थित है। और वो जो है बेसिकली ये 17 जून 1917 को बन के तैयार हुआ था। ठीक है, साबरमती आश्रम स्थापना शुरू हुआ था काम 1915 में, 1917 तक ये बन के तैयार हो गया था। और यहीं से मार्च 1930 में दांडी यात्रा की शुरुआत भी हुई थी इसी आश्रम से। कर्नाटक के नगरों में विजयनगर साम्राज्य का सबसे
मतलब कि स्मारक कौन सा है? तो सही जवाब होगा हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, ये बहुत पुराना है विजयनगर साम्राज्य, स्थापना इसका 1336 में ही हुआ था। जो मैंने बताया ना मेडिएवल हिस्ट्री वाला वीडियो में इसके बारे में डिटेल से मैंने बताया, वो वीडियो जरूर देखिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। हरिहर प्रथम व उनके भाई बुक्का राय प्रथम ने किया था। विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंश संगम, सालुव, तुलुव और अरविदु थे। 1336 से 1672 तक बेसिकली ये शासन किया गया था इनके द्वारा, विजयनगर साम्राज्य। वर्तमान में इस साम्राज्य के अवशेष कर्नाटक के हम्पी में हैं। अवशेष की बात की जाए तो ये हम्पी में है। चौरी चौरा की घटना के बाद कौन सा आंदोलन बंद कर दिया गया था? तो आंदोलन था असहयोग आंदोलन। 5 फरवरी 1922 को यह घटना हुआ था, ये भी याद रखिएगा। गोरखपुर के निकट चौरी चौरा नामक स्थान पे असहयोग आंदोलन के कुछ आंदोलनकारियों द्वारा पुलिस चौकी को आग लगा दी गई थी। इस घटना में 22 पुलिसकर्मियों की कितनी, तो 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हुई थी। इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आध्यात्मिक गुरु का बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था? तो ये नाम था श्री राम कृष्ण परमहंस का। आध्यात्मिक गुरु व योगी रामकृष्ण परमहंस का बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। वे स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। उनके नाम पर स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में एक बार अध्यक्षता की? एक ही बार अध्यक्षता किया है इन्होंने, बेलगाम। ये कब हुआ था? ये ईयर भी याद रखिएगा, 1924 में बेलगाम अधिवेशन में केवल एक ही बार वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। नेक्स्ट है, जहांगीर निम्नलिखित में से किसे इंग्लिश खान कहता था? तो ये कहता था विलियम हॉकिंस को। विलियम हॉकिंस हेक्टर नामक समुद्री जहाज से भारत की यात्रा पर 1607 में रवाना हुआ था और वह 16 अगस्त 1608 में सूरत पहुंचा था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बोरो के कार्यकाल में किस अधिनियम के द्वारा दासता को गैर कानूनी घोषित किया गया था? तो अधिनियम था अधिनियम 5। गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बोरो के कार्यकाल के दौरान 1843 में 1843 में अधिनियम 5 को पारित किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा दासता को गैर कानूनी घोषित किया गया था। 1861 में इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन और प्रकाशन किसने किया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, मनमोहन घोष और देवेंद्रनाथ टैगोर। इंडियन मिरर समाचार पत्र की स्थापना हुआ था 1861 में। मनमोहन घोष और देवेंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता में किया था। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? ये तो बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। 6 अगस्त 1952 इसका आंसर होगा, ये भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट है कि इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में किसने की थी? तो इसका स्थापना किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी 26 जुलाई 1876 को आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर कलकत्ता में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। 1885 में इस संगठन का विलय कांग्रेस में कर दिया गया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना, ये तो क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया ना, 6 अगस्त 1952 में। ठीक है, आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ, ये भी इंपॉर्टेंट है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ उपन्यास की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1852 में की थी। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी उपन्यास से लिया गया है। यह उपन्यास 1700 के दौरान सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। 1700 ईस्वी के आसपास एक सन्यासी विद्रोह हुआ था, उसी पर आधारित है ये बुक आनंद मठ। गांधी इरविन समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये हुआ था 5 मार्च 1931 को। गांधी इरविन समझौते पर 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते पर महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने हस्ताक्षर किए थे। यह समझौता द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से ठीक पहले हुआ था। निम्नलिखित में से किस तारीख को भगत सिंह को फांसी दी गई थी? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 23 मार्च 1931। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भगत सिंह की फांसी को गांधी जी ने जानबूझ के नहीं रुकवाया। तो ये गलतफहमी से बाहर निकलिए और थोड़ा ज्ञान हासिल करिए।
गांधी जी ने जो किया था ना गांधी इरविन समझौता, उस समय लॉर्ड इरविन था गवर्नर, तो जब जब समझौता हुआ था तो उसमें इस चीज़ की मांग रखी थी गांधी जी ने कि भगत सिंह को छोड़ दिया जाए, लेकिन लॉर्ड इरविन जो था वो बोला कि नहीं, ऐसी किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाएगा जो क्राइम से जुड़ा हुआ था। और आपको पता होगा गांधी जी एक अहिंसावादी थे, वो हिंसा को पसंद नहीं करते थे। तो बाकी 4-5 चीज़ों पे हस्ताक्षर गांधी जी ने करा लिया था, लेकिन लॉर्ड इरविन नहीं माना भगत सिंह को छोड़ने पे। तो ये पूरी कहानी है, इसको अच्छे से समझिएगा तो आपको पता चल जाएगा। 23 मार्च मतलब 1931 को 23 वर्ष की उम्र में मृत्यु दंड दिया गया था। जॉन सैंडर्स की हत्या के आरोप में उन्हें सजा दी गई थी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई थी। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार पटेल द्वारा की गई थी। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति पर प्रस्ताव पारित किए गए। 1916 में होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट ने 1916 में बाल गंगाधर तिलक के साथ होम रूल की स्थापना की थी। अगर इसमें ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक भी रहता तो दोनों को करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। 10 अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ और कौन शामिल हुए? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रसाद। महात्मा गांधी 10 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुंचे। उनके साथ ब्रज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा और जेबी कृपलानी भी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1928 में पहली बार भारत के लिए संविधान का मसौदा मोतीलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया था। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इस समय अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। ये इंपॉर्टेंट घटना है, इसी में लड़ाई हुआ था कांग्रेस में। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस को दो धड़ में टूट गया था ना, गरम दल और नरम दल। ठीक है, इसके साथ साथ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौता भी हुआ था। 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने किसे चुना था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, विनोबा भावे। अगस्त प्रस्ताव के दौरान गांधी जी ने सविनय अवज्ञा शुरू करने का सुझाव दिया था। इसके लिए गांधी जी ने आचार्य विनोबा भावे को पहला सत्याग्रही चुना और जवाहरलाल नेहरू को दूसरा। पहले नंबर पे ये थे, दूसरे पे जवाहरलाल नेहरू। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को किसके द्वारा मनाया गया? तो ये मनाया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया। इसका उद्देश्य हिंदू मुस्लिम दंगे उत्पन्न करके यह सिद्ध करना था कि हिंदू और मुस्लिम समुदाय एक साथ नहीं रह सकते। 1893 में गणपति त्यौहार किसने शुरू किया था? ये भी क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकमान्य तिलक। 1893 में गणपति उत्सव की शुरुआत की थी। धीरे धीरे महाराष्ट्र का यह त्यौहार पूरे देश में अब मनाया जाता है, आपको पता होगा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था लॉर्ड लीटन के द्वारा। भारत में देसी प्रेस पर प्रतिबंध लगाने के लिए लॉर्ड लीटन ने 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम लागू किया था। इस अधिनियम के द्वारा राष्ट्रवादी अखबार सोम प्रकाश पर सबसे पहले प्रतिबंध लगाया गया था। मतलब उस समय की भी मीडिया बिकी हुई थी आज की तरह। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो सही जवाब होगा रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस ने कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन गरम दल और नरम दल में हुआ था। मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना किसने की थी? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, बीपी वाडिया। मद्रास लेबर यूनियन भारत का पहला पंजीकृत यूनियन था। इसकी स्थापना बीपी वाडिया ने बी कल्याण सुंदरम के साथ मिलकर की थी। भारत का पहला पंजीकृत ट्रेड यूनियन कौन सा था? अभी मैंने आपको बताया मद्रास लेबर यूनियन। ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ है? 1918 में। किसने किया है? बीपी वाडिया
और बी कल्याण सुंदरम ने। याद रखिएगा ये क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दिया था? तो इस्तीफा दिया था शंकरन नायर ने। जलियांवाला बाग के विरोध में मतलब उसके बाद शंकरन नारायण ने वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना किस दिन घटी थी? तो आपको पता होना चाहिए 13 अप्रैल 1919 को। इस दिन रॉलेट एक्ट के विरोध के लिए जलियांवाला बाग में लोग एकत्रित हुए थे। अमृतसर में है ये जलियांवाला बाग। गदर जनरल जो है सबसे पहले किस भाषा में प्रकाशित हुई थी? तो सबसे पहले ये उर्दू में प्रकाशित हुई थी 1913 में। आपको पता होगा गदर पत्रिका का प्रकाशन उर्दू भाषा में हुआ था। उसके पश्चात इसे अंग्रेजी, पंजाबी इन सब भाषा में प्रकाशित किया गया था। चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत किस तारीख को हुई थी? तो ये हुआ था 27 फरवरी 1931 को। चंद्रशेखर आज़ाद के अगर जन्म की मैं बात करूँ तो इनका बेसिकली जो है चंद्रशेखर का जन्म 23 जुलाई 1906 के मध्य भारत में हुआ था। एक मुठभेड़ में 27 फरवरी 1931 को ये शहीद हो गए थे। भारत में पहली जनगणना कब की गई? फर्स्ट टाइम ये हुआ था 1872 में, ठीक है। लेकिन नियमित रूप से होने लगा 1881 से। उसी समय से अब हर 10 वर्ष पे होता है। इससे लास्ट टाइम अभी 2011 में हुआ है, अगली बार होने वाला है 2021 में, ठीक है। भारत की प्राचीन कला को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की? इसका स्थापना किया था अविंद्रनाथ टैगोर ने। अविंद्रनाथ टैगोर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कलकत्ता में की थी। वे सरकारी कला विद्यालय के मुख्य अध्यापक थे। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गांधी जी द्वारा लिखी गई थी? तो दिए गए ऑप्शंस में से सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, हिंद स्वराज, ठीक है। 1909 में महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक में स्वराज, आधुनिक सभ्यता और मशीनीकरण के बारे में लिखा गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के ठीक पहले कौन सी घटना घटी थी? तो इससे पहले ठीक जो हुआ था वो हुआ था रॉलेट एक्ट का पारित हो गया था। इसी के विरोध में लोग गए थे ना। रॉलेट एक्ट 18 मार्च 1919 को इंपीरियल विधान परिषद द्वारा पारित किया गया था। इस अधिनियम में क्रांतिकारियों को बिना ट्रायल सजा देने का प्रावधान था। इसी के विरोध में जलियांवाला बाग में लोग जुलूस निकाल रहे थे। निम्नलिखित में से कौन सी घटना खिलाफत आंदोलन के लिए असफलता का कारण बनी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, तुर्की में क्रांति। 1922 में तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में क्रांति हुई थी। इसके द्वारा तुर्की में धर्मनिरपेक्ष सरकार की स्थापना की गई। इसके साथ ही तुर्की की सरकार ने 2 साल के भीतर खिलाफत आंदोलन दबा दिया था। शिवाजी ने 8 मंत्रियों के परिषद का गठन किया। उस परिषद का नाम क्या था? तो 8 थे, तो इसका नाम था अष्टप्रधान। शिवाजी महाराज ने प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए 8 मंत्रियों की परिषद की स्थापना की थी। अष्टप्रधान इसका नाम दिया गया था। 1674 में इसका स्थापना किया गया था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बसाई की संधि पर हस्ताक्षर किसने किए थे? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर है, बाजीराव द्वितीय। बसाई की संधि ये बेसिकली हुआ था 31 दिसंबर 1802 को इस पर हस्ताक्षर हुआ। यह संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बाजीराव द्वितीय के बीच हुआ था। भारत में सहायक गठबंधन किसने शुरू किया था? ये शुरू किया था लॉर्ड वेलेस्ली। वेलेस्ली होगा ये, इसे सही कर लीजिएगा। सहायक संधि बोलते हैं इसे, ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली बेसिकली 1798 से 1805 तक गवर्नर रहा था। इसके बीच में बहुत सारे लोगों से दोस्ती करके कर लिया था। हैदराबाद का निजाम इसमें सबसे पहले शामिल हुआ। इसके बाद मैसूर, अवध, ये सब शामिल हो गए। किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया था? तो वो चार्टर अधिनियम था चार्टर अधिनियम 1813। चार्टर अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को नवीनीकृत किया गया। इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो पहली थी सरोजनी नायडू।
1925 में 1925 में, ठीक गांधी जी के बाद, गांधी जी 1924 में किए थे। सरोजिनी नायडू 1925 के कानपुर अधिवेशन के में कांग्रेस के अध्यक्ष बनी। वे कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। उनसे पहले एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। ठीक है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाया था लाला लाजपत राय ने। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस भारत के सबसे पुराने व्यापार संगठनों में से एक था। इसकी स्थापना की अगर मैं बात करूं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की, तो इसका स्थापना हुआ था 31 अक्टूबर 1920 को। बॉम्बे में लाला लाजपत राय ने ही किया था। बाद में यह संगठन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गया। ठीक है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? दूसरा वाला ये हुआ था 7 सितंबर 1931 को। गोलमेज सम्मेलन के दूसरे अधिवेशन की शुरुआत 7 सितंबर 1931 को हुई थी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान केसरी नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? केसरी ये शुरू किया था बाल गंगाधर तिलक ने। केसरी समाचार पत्र की स्थापना की अगर मैं बात करूं तो ये हुआ था 1881 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा। केसरी अखबार मराठी में प्रकाशित होता था, जबकि मराठा अखबार अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। ये भी इंपॉर्टेंट है। मराठा भी एक था, वो अंग्रेजी में था, और केसरी जो था वो मराठी में था। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? स्थान पूछ रहा है ना, तब तो ढाका होगा। कब किया जाएगा तो ये पूछेगा तो ये 1906 हो जाएगा। यह अलीगढ़ आंदोलन से उभर के आई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य मुस्लिमों का अधिकार की रक्षा करना था। 1924-25 के वैकोम सत्याग्रह में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था के केलापन ने। यह सत्याग्रह बेसिकली त्रावणकोर में छुआछूत के विरुद्ध हुआ था। ठीक है। उन्होंने गांधी जी के प्रार्थना पर अनशन भी समाप्त किया था इन्होंने, जब ये हुआ था। तो 1867 में नव गोपाल मित्रा ने हिंदू मेला की शुरुआत किस स्थान पे की थी? तो स्थान पूछ रहा है यहाँ पे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 कलकत्ता। हिंदू मेला की स्थापना की अगर मैं बात करूँ तो 1867 में नव गोपाल मित्रा ने की। इसे चैत्र मेला भी कहा जाता था। यह राजनारायण बासु, द्विजेंद्र नाथ टैगोर और नव गोपाल मित्रा के संयुक्त प्रयास का परिणाम था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है, द बंगाली अखबार की स्थापना 1879 में किस क्रांतिकारी ने की थी? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ब्रिटिश काल के शुरुआती नेताओं में से एक थे। उन्होंने 1879 ईस्वी में द बंगाली नामक समाचार पत्र की शुरुआत की। उन्होंने भारत के पहले राजनीतिक संगठन इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर की थी। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है बत्तीग्लोन आज़ाद हिंदुस्तान की स्थापना किस देश में की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इटली में। ठीक है। आज़ाद हिंद फौज के स्थापना 1942 द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की गई थी। इसका उद्देश्य जापानी सहायता से भारत को स्वतंत्र करना था। और बत्तीग्लियोन आज़ाद हिंदुस्तान इकाई स्थापना इसका इटली में हुआ था जुलाई 1942 में। मोहम्मद इकबाल सेदाई इसके अध्यक्ष थे। भारत का पहला तेल संशोधन कारखाना कौन सा है? तो ये है डिगबोई रिफाइनरी। ये भी इतिहास से ही जुड़ा प्रश्न है। डिगबोई आसाम जो है ये तिनसुकिया जिले में स्थित है आसाम के। इस स्थान पर 19वीं शताब्दी में तेल की खोज की गई थी। डिगबोई एशिया का ऐसा पहला स्थान है जहाँ से तेल प्राप्त हुआ था। यहाँ पर पहला तेल शोधन कारखाना बना था 1901 में। नेक्स्ट 1930 में स्वतंत्रता की घोषणा किसने ड्राफ्ट की थी? तो ये किया था महात्मा गांधी ने। पूर्ण स्वराज कांग्रेस ने पूना अधिवेशन में दिसंबर 1929 में पारित किया था, परंतु स्वतंत्रता घोषणा शपथ 26 जनवरी 1931 को ली गई। पूर्ण स्वराज की घोषणा पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार की गई थी, जबकि स्वतंत्रता की घोषणा महात्मा गांधी द्वारा तैयार की गई थी। चलिए प्रश्न की संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 3 स्टेटमेंट है, तीनों को आप पढ़िए और बताइए तीनों में कौन सही है। तो देखिए इसमें सही है वो है 2 और 3, मतलब कि सीट वितरण का आधार जनसंख्या था और संविधान सभा की संरचना कैबिनेट मिशन प्लान के मुताबिक थी। ये दोनों सही हैं। ठीक है।
विभाजन से पहले संविधान सभा के सभी सदस्यों का चुनाव किया जा चुका था और इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। विभाजन के बाद 14 अगस्त 1947 को संविधान सभा का गठन पुनः किया गया। इसमें कुल 299 सदस्य थे और 26 नवंबर 1949 को हस्ताक्षर के अवसर पर 284 सदस्य मौजूद थे। क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था? तो बेसिकली इसका उद्देश्य था भारतीय नेताओं को विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के लिए राजी करना। ठीक है, मार्च 1919 के अंत में ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन के द्वारा भारतीय सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया। ब्रिटिश सरकार द्वितीय विश्व युद्ध के लिए भारत का सहयोग चाहती थी। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स इस मिशन के अध्यक्ष थे, परंतु यह मिशन असफल रहा था। ब्रिटिश साम्राज्य के अभिन्न अंग के रूप में भारत में जिम्मेदार सरकार की स्थापना, यह नीति किस रिपोर्ट का हिस्सा थी? तो यह था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो है सुधार की शुरुआत ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्वशासन के लिए की थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1918 में पेश की गई थी। यह रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर बनी थी। ब्रिटिश सरकार के देशी रियासतों के संबंध के बारे में किस रिपोर्ट में कहा गया था कि सर्वोच्च सत्ता सर्वोच्च रहनी चाहिए? तो ये कहा गया था बटलर आयोग रिपोर्ट में। इस 3 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता हारकोर्ट ने की। इसका गठन 16 दिसंबर 1927 को किया गया था। इसका उद्देश्य भारतीय देशी रियासतों और सर्वोच्च सत्ता का संबंधों का अध्ययन करना था। इस समिति द्वारा निष्कर्ष निकाला गया कि गवर्नर जनरल की बजाय वायसराय को ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन बंगाली नाटक का पथ प्रदर्शक था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, माइकल मधुसूदन दत्ता। मधुसूदन दत्ता 19वीं शताब्दी के प्रसिद्ध बंगाल कवि व नाटककार थे। वे बंगाली नाटक के पथ प्रदर्शक थे। मेघनाथ बोध काव्य उनकी प्रसिद्ध कृति है। नेक्स्ट है, राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार कब गाया गया? तो ये तो मैंने आपको बार बार बताया, कलकत्ता 1911 में। ठीक है, याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय गान सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। वहीं संविधान द्वारा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को स्वीकृत किया गया। इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस घटना के दौरान बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य का उपनाम दिया गया था? तो ये हुआ था कब? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, होम रूल आंदोलन में। होम रूल आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक को काफ़ी प्रसिद्धि मिली, जिस कारण इन्हें लोकमान्य की उपाधि मिली थी। अप्रैल 1916 में उन्हें होम रूल लीग की स्थापना की उन्होंने। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भारत में स्वराज स्थापित करना था। निम्नलिखित में से किस भारतीय राजकुमार में भारत और विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलनों में सक्रिय रूप में भाग लिया, सक्रिय रूप से? तो ये थे, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, राजा महेंद्र प्रताप। राजा महेंद्र प्रताप स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार, लेखक व क्रांतिकारी थे। उन्होंने प्रेम और निर्बल सेवक नामक 2 समाचार पत्र शुरू किए। 1915 में उन्होंने अफगानिस्तान में भारत के बाहर पहली बार निर्वासित सरकार शुरू की। करजन विली की हत्या मदनलाल धिंगरा ने लंदन में की थी। करजन विली क्या थे? तो ये थे भारतीय सचिव के सलाहकार। मदनलाल धिंगरा ने 1 जुलाई 1909 को करजन विली की हत्या की थी। करजन विली भारत सचिव का कानूनी सलाहकार थे। भारतीयों पर की गई अत्याचारों के प्रतिशोध लेने के लिए मदनलाल धिंगरा ने उनकी हत्या की थी। सबसे पुरानी बंगाली दैनिक अखबार बासुमती का संपादन किसके द्वारा किया जाता था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बरिंद्र कुमार घोष। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सबसे पुराने बंगाली दैनिक अखबार बासुमती का संपादन किसके द्वारा? ये तो अभी मैंने आपको बताया ना, वही हो जाएगा, बरिंद्र कुमार घोष। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन किसके द्वारा कहा गया था? वर्तमान भारत में एक चीज सीखने की आवश्यकता है कि किस प्रकार मरें, यह जानने की एकमात्र तरीका स्वयं मरना है। इसलिए जो है मैं शहादत की महिमा में मरना चाहूँगा। ये किसने कहा था? तो ये कहा था मदन लाल धिंगरा ने। ठीक है, मदन लाल धिंगरा का जन्म अमृतसर में हुआ था। पढ़ाई करने के लिए वे इंग्लैंड गए थे। वहाँ वे भारतीय क्रांतिकारियों श्यामजी कृष्ण वर्मा, विनायक दामोदर सावरकर के संपर्क में आए।
उन्होंने भारतीय सचिव के सलाहकार कर्जन विल्ली की हत्या की थी, जिस कारण उन्हें मृत्युदंड दिया गया था। प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ज्योतिबा फुले। ठीक है, ज्योतिबा फुले का जन्म जो है पुणे में हुआ था। उन्होंने अपनी पुस्तक अमेरिका में दास प्रथा पे लिखी है। 1920 के बीवेस अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव किसकी अध्यक्षता में पारित किया गया था? तो लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में। 1920 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रस्ताव प्रस्तुत किए। लाला लाजपत राय इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। यह आंदोलन दो मुख्य कारणों से शुरू किया गया था: खिलाफत आंदोलन के प्रति ब्रिटिश सरकार का रवैया और पंजाब में निरपराध लोगों की रक्षा करने में सरकार की असफलता। 100 वर्ष पहले गदर पार्टी को अमेरिका के किस शहर में लॉन्च किया गया था? तो 100 वर्ष पहले, ये टर्म हटा दीजिए। गदर पार्टी की स्थापना, ये क्वेश्चन है, किस शहर में किया गया था? तो ये किया गया था सैन फ्रांसिस्को में। कब हुआ था? तो 1913 में हुआ था, ये याद रखिएगा। ठीक है, 1913 से 1917 के बीच इस स्थान पे, मतलब इसमें जो है क्रांतिकारी काफ़ी ज़्यादा मतलब कि सक्रिय रहे थे। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक बहुविवाह प्रथा पर आधारित था? तो ये था कुलीन कुलास वारसा, एक सामाजिक व्यंग्य था। इसमें बहुविवाह की प्रथा पर कटाक्ष किया गया था। घुटनों के बल बैठकर मैंने रोटी मांगी और मुझे पत्थर मिले, यह कथन महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान कहा था? तो ये इन्होंने कहा था दांडी मार्च के टाइम। दांडी मार्च को नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। इस यात्रा की शुरुआत अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी। दांडी नामक स्थान पर नमक बनाकर गांधी जी ने नमक का कानून तोड़ा। इस यात्रा को इन्होंने शुरू किया था 12 मार्च 1930 में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने भारतीय नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन थंडरबोल्ट। भारत छोड़ो आंदोलन अथवा अगस्त आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन था। इसकी शुरुआत अगस्त 1942 में की गई थी। 1931 के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? तो ये तैयार किया था जवाहरलाल नेहरू ने। 1931 में कांग्रेस की बैठक कराची में हुई थी। इस बैठक की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक प्रोग्राम पर प्रस्ताव पारित किए गए थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस बंगाली लेखक ने हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाने का सुझाव दिया था? ये सुझाव दिया था भूदेव मुखर्जी ने। भूदेव मुखर्जी प्रसिद्ध शिक्षाविद और लेखक थे। बिहार के विद्यालयों में नागरी लिपि शुरू करने में उनका योगदान महत्वपूर्ण था। ठीक है, भारतीय क्रांतिकारियों की माता किसे कहा जाता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मैडम कामा को। भिकाजी मैडम कामा, इनका जन्म 24 सितंबर 1861 को बॉम्बे में हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए उन्होंने भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है। उन्हें भारत के पहले तिरंगे झंडे के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। इस झंडे में हरा, केसरिया और लाल रंग था। इस पर वंदे मातरम लिखा हुआ था। 13 अगस्त 1936 में उनकी मृत्यु हुई थी। हिंदू महासभा का आयोजन सबसे पहले 1914 में पहली बार किस स्थान पर किया गया था? ये सबसे पहले हुआ था हरिद्वार में। हिंदू महासभा की अगर मैं बात करूं तो इसका स्थापना 1915 में मदन मोहन मालवीय ने किया था। यह संगठन आर्य समाज व अन्य संगठनों के साथ कार्य करता था। यह 1925 में गठित किए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ था। पहला हिंदू महासभा सम्मेलन 1915 में मतलब कि हरिद्वार में हुआ था। 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इस समय अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। कांग्रेस के ये जो है 52nd अधिवेशन था, 52वां। सुभाष चंद्र बोस को इसमें पुनः कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। चुनाव में उन्होंने महात्मा गांधी के प्रतिनिधि पट्टाभीती रमैया को हराया था। उन्होंने पूर्ण स्वराज पे बल दिया। अप्रैल 1939 में उन्होंने इस पद से इस्तीफा दिया था। नेक्स्ट है, भारत विभाजन के विरोध में 3 जुलाई 1947 को किसने काला दिवस के रूप में मनाया? तो ये मनाया था हिंदू महासभा ने।
हिंदू महासभा ने मनाया था। महासभा के बारे में मैंने बताया। इसका स्थापना 1915 में मदन मोहन मालवीय ने किया था। मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे? देखिए, इसके पहले अध्यक्ष थे नवाब विकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन, इसका आंसर होगा। मुस्लिम लीग जिसका स्थापना हुआ था 1906 में ढाका में। ठीक है। ग्रीष्मकाल की आंधी की तरह मेरठ विद्रोह भी अनापेक्षित और बेहद छोटा था, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो ये कथन था एस.एन. सेन का। पूरा नाम सुरेंद्रनाथ सेन। इन्होंने 1857 के विद्रोह को ग्रीष्मकालीन आंधी की तरह बताया जो अनपेक्षित और छोटी होती है। उन्होंने भारतीय इतिहासकार विशेषकर मराठा इतिहास के बारे में काफ़ी पुस्तकें लिखी हैं। 1857 के आंदोलन के बारे में लिखने के लिए भारत सरकार ने उन्हें निर्देश दिया था। कंपनी शासन के दौरान विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके द्वारा तैयार किया गया था? ये तैयार किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को 25 जुलाई 1856 को जो है लागू किया गया था। इस अधिनियम द्वारा मतलब कि विधवा पुनर्विवाह कानूनी को मान्यता मिली। इस अधिनियम को लॉर्ड डलहौजी द्वारा ड्राफ्ट किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है, अलीनगर की संधि पर कब हस्ताक्षर किए गए? तो ये हस्ताक्षर हुआ था, सही जवाब होगा इसका, इस प्रश्न का होगा ऑप्शन नंबर सी, फरवरी 1757 में। ठीक है। 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि पर रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब मिर्ज़ा मोहम्मद सिराजुद्दौला के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि के द्वारा अंग्रेजों को अपने सिक्के जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया। यह संधि प्लासी की लड़ाई का परिणाम था। एओ ह्यूम की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखा था डब्ल्यू वेडरवर्न ने। ठीक है। 1912 में कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम की जीवनी लिखी गई थी। ये 1912 में, यही कांग्रेस के संस्थापक हैं एओ ह्यूम। 1885 में स्थापना हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के सबसे बड़े समर्थक कौन थे? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष और भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। वे सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा भारत को स्वतंत्र करने के विचार के समर्थक थे। उन्होंने गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह में भी हिस्सा लिया था, जिस कारण उन्हें 1940 में गिरफ्तार भी किया गया था। भारत की अंग्रेजी भाषा को निर्देश का माध्यम कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 1835 में। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम विधेयक भारतीय परिषद 1835 का हिस्सा था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने शिक्षा के लिए कुछ फंड वितरित करने का निश्चय किया था। इसी वर्ष ब्रिटिश सरकार ने निर्देश का माध्यम अंग्रेजी भाषा को निश्चित किया। बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल लतीफ़ को। 19वीं सदी के दौरान नवाब अब्दुल लतीफ़ खान मुस्लिम आधुनिकीकरण के पथ प्रदर्शक थे। शिक्षा क्षेत्र में उनका योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण था। इसके अतिरिक्त वास्तुकला में भी उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा नेता असहयोग आंदोलन का हिस्सा नहीं था? तो नहीं था मोहम्मद अली जिन्ना। असहयोग आंदोलन आपको पता होगा 1920 और 22 के बीच महात्मा गांधी ने किया था। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, मोहम्मद अली जिन्ना और एनी बेसेंट ने इस विचार का विरोध किया था। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये तो संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही जवाब होगा। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा की झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे। 22 जुलाई 1947 को कांग्रेस के झंडे में थोड़ा सा बदलाव करके उसे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया था। कृषक आंदोलन बिजौलिया किस वर्तमान राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान से। ठीक है। बिजौलिया किसान आंदोलन वर्तमान मेवाड़ के उदयपुर में स्थित है। इस आंदोलन के शुरुआती दौर में सीताराम दास ने नेतृत्व किया। इस आंदोलन में किसान ने बेगार करने से इनकार किया और कर देने से इनकार किया। भाषाई आधार पर बनाया जाने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। ठीक है। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। सहायक गठबंधन स्वीकार करने वाला अंतिम मराठा प्रमुख कौन था? तो होलकर इसका सही जवाब होगा। सहायक गठबंधन की शुरुआत लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी।
1798 से 1805 तक ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। हैदराबाद सहायक गठबंधन में शामिल होने वाला पहला रियासत था। फिर पेशवा आया, तब सिंधिया, गायकवाड़, भोसले और लास्ट में होलकर आया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, इसका आंसर करिए। क्वेश्चन है, सबसे पहले किसने अंग्रेजी में पहली भारतीय रचना रची? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, काशी प्रसाद घोष। काशी प्रसाद घोष ने अंग्रेजी में पहली भारतीय कविता लिखी। द शायर तथा अन्य कविताओं को 1830 में प्रकाशित की गई थी। बहादुर शाह जफर के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, गलत है इसमें से? तो ये गलत है, ये 1845 में उनका राज्याभिषेक हुआ था, ये गलत है। ठीक है, बहादुर शाह जफर 1845 ईस्वी में गद्दी पर आसीन हुए थे, ये सही होगा, राज्याभिषेक नहीं हुआ था। फतेह चंद को जगत सेठ की उपाधि किसने दी थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद शाह। फतेह चंद मानिक चंद के दत्तक पुत्र थे। उन्होंने मुगल सम्राट फारुखसियर से सेठ की उपाधि हासिल की। मुगल सम्राट मोहम्मद जो है सेठ ने उन्हें जो है जगत सेठ की उपाधि दी थी। 1909 में गांधी जी द्वारा लिखित पुस्तक हिंद स्वराज किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये बेसिकली गुजराती में लिखा गया था। यह पुस्तक 1909 में गांधी जी द्वारा गुजराती भाषा में लिखी गई। इस पुस्तक में उन्होंने स्वराज आधुनिक सभ्यता पर प्रकाश डाला है। शिवाजी का अष्टप्रधान में कौन शामिल नहीं था? तो देखिए, इसमें वकील नहीं था। अष्टप्रधान में 8 लोगों का जो समूह होता था, इसमें बेसिकली प्रधानमंत्री, अमात्य, सचिव, मंत्री, सेनापति, सुमंत, न्यायाधीश और पंडित राव शामिल थे। चौथ एकत्रित करने का मुख्य कारण क्या था? तो देखिए, इसका मुख्य कारण था आय स्रोत में वृद्धि करना। शिवाजी अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में सरदेश मुखी और चौथ एकत्रित किया करते थे। ठीक है, मतलब कि चौथ किसी राज्य में कुल राजस्व का 1/4 हिस्सा, जबकि सरदेश मुखी कुल आय का 10वां हिस्सा होता था। ये 2 तरह का टैक्स है, चौथ और सरदेश मुखी। नेक्स्ट है कि चार्ल्स द्वितीय ने बॉम्बे को किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 1668 में। 21 सितंबर 1668 को रॉयल चार्टर अधिनियम के द्वारा चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड के वार्षिक शुल्क पर बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थानांतरित कर दिया था। अकबर से गुजरात में व्यापार के लिए फरमान प्राप्त करने के प्रयास किस अंग्रेज व्यक्ति ने किया था? तो यह अंग्रेज व्यक्ति था जॉन मिल्डन हॉल। जॉन मिल्डन हॉल अंग्रेजी यात्री था, वह अकबर के कार्यकाल में भारत आया था। नेक्स्ट है कि डच सबसे पहले वर्तमान उड़ीसा में किस स्थान पे बसे? तो सबसे पहले ये बसे थे पीपली में। डच सबसे पहले अंग्रेज उड़ीसा के पीपली में बसे, उसके बाद उन्होंने बालासोर के लिए पीपली को छोड़ दिया था। किस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने बंगाल बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त किए? तो ये था संधि इलाहाबाद का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये संधि हुआ था, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। 16 अगस्त 1765 में यह बक्सर की लड़ाई का परिणाम था। इस संधि के द्वारा अंग्रेजों को बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी अधिकार प्राप्त हुए थे। चलिए नेक्स्ट है, पेशवा ने अंग्रेजों की सहायक गठबंधन को किस संधि के द्वारा स्वीकार किया? तो ये संधि का नाम है, इसका सही जवाब होगा इस प्रश्न का होगा ऑप्शन नंबर बी, बसाई का संधि। बसाई का संधि ये हुआ था 31 दिसंबर 1802 में। बाजीराव द्वितीय और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। यह संधि पूना की लड़ाई के बाद की गई थी। अंग्रेजों की सहायक गठबंधन की नीति का पहला शिकार कौन बना? तो पहला शिकार बना हैदराबाद में। बार बार आपको याद करवा रहा हूँ, सबसे पहले हैदराबाद। सहायक गठबंधन एक ताकतवर राज्य और उसके अधीन कमजोर राज्य के बीच होता था। अंग्रेजों के सहायक गठबंधन का पहला शिकार हैदराबाद का निजाम बना। लॉर्ड वेलेस्ली ने इसका प्रतिपादन किया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको बोलते हैं आरएसएस, कि सरसंघ चालक कौन होता है? तो इसमें होता है आरएसएस अध्यक्ष। और आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ अभी आरएसएस के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में। यह कथन किसने कहा था कि अंग्रेजों ने बंगाल में 1765 से 1772 के बीच लुटेरों का राज्य स्थापित किया? तो ये कहा
के एम पर्णिकर एक पत्रकार, विद्वान, इतिहासकार और कूटनीतिज्ञ थे। 1780 के दशक में ब्रिटिश के बारे में इन्होंने लिखा था। अवध को किस आधार पर ब्रिटिश क्षेत्र में अधिग्रहित किया गया था? किस आधार पे? तो था कथित कुशासन। अवध एकमात्र ऐसा भारतीय रियासत थी जिसका अधिग्रहण कथित कुशासन के आधार पर किया गया था। अवध पर फरवरी 1856 में कब्जा किया गया। निम्नलिखित में से किस देशी रियासत को व्यापकता के सिद्धांत के अंतर्गत अधिग्रहित नहीं किया गया था? तो पंजाब सही जवाब होगा। व्यापकता सिद्धांत के तहत सतारा, संबलपुर, करौली, झांसी को अधिग्रहित किया गया था। माने हड़प की नीति, इसी को बोलते हैं व्यापकता के सिद्धांत को। तो हड़प की नीति के द्वारा पंजाब का अधिग्रहित नहीं किया गया। निम्नलिखित में से किस विधेयक के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियां समाप्त कर दी गई थी? तो ये था चार्टर अधिनियम 1833। इसके द्वारा भारतीय कानूनों को कूटीकृत करने का प्रयास किया गया। इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को भी समाप्त किया गया। अब ये निम्नलिखित घटनाक्रम को सही क्रम में करना है कि कौन कब हुआ है, ऐसे भी प्रश्न आते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा 1, 2, 3। देखिए मैकडोनल्ड आयोग जो है ये बेसिकली 1901 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। और पहला औद्योगिक आयोग की अगर मैं बात करूं तो ये 1916 में गठित हुआ था। इस आयोग ने 1918 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। और पहले वित्त आयोग का गठन किया गया था 1919 में। ठीक है, इस आयोग ने कुछ एक विशिष्ट उद्योग का शुल्क से संरक्षण करने की सिफारिश की थी। राजस्व बंदोबस्त की महलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किस स्थान से हुई? तो स्थान था उत्तर पश्चिम प्रांत। भू राजस्व का अस्थायी बंदोबस्त बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था। रैयतवाड़ी की शुरुआती जो है बम्बे और मद्रास में की गई थी, जबकि महलवाड़ी की शुरुआत उत्तर पश्चिम प्रांत मतलब पंजाब, दिल्ली, मध्य भारत और उत्तर प्रदेश में हुई थी। 1857 के विद्रोह का सर्वाधिक प्रभाव किस राज्य में रहा? तो देखिए सबसे अधिक प्रभाव जो रहा ये अवध में रहा। 1857 का जो विद्रोह का मतलब मुख्य केंद्र भी अवध ही था। अवध का अधिग्रहण भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1856 में किया गया था। विद्रोह के दौरान बेगम हजरत महल ने अवध से नेतृत्व किया था। यहीं अवध वर्तमान में लखनऊ बन गया है। ठीक, इसी को बोलते हैं लखनऊ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है, बंगाल के विभाजन को किसने रद्द किया था? ये क्वेश्चन है कि किसने रद्द किया था। आसान क्वेश्चन है, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड हार्डिंग ने। बंगाल के विभाजन की घोषणा की गई थी 19 जुलाई 1905 को, जबकि विभाजन 16 अक्टूबर को हुआ था। उस समय लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय थे और लॉर्ड हार्डिंग जो है ये 1911 में बंगाल के विभाजन को इन्होंने रद्द किया था। सामाजिक पुनर्जागरण से संबंधित कुमारन असन वर्तमान में किस वर्तमान राज्य से थे? तो ये थे केरल से। कुमारन असन को महाकवि कुमारन असन भी कहा जाता है। वे केरल में कवियों की त्रिमूर्ति में से एक थे। वे दार्शनिक, समाज सुधारक और श्री नारायण गुरु के शिष्य थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच बेहतर संबंध किस समय काल में रहे? बेहतर संबंध तो ये बेसिकली रहा था, बहुत कम समय तक रहा था, 1916 से 1922 के बीच में। ठीक है, कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग के खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिए जाने के बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच संबंध कुछ समय तक के लिए अच्छे रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये तो अभी मैंने आपको बताया था, सरोजनी नायडू इसका सही जवाब होगा। सरोजनी नायडू के बारे में मैं बता दूं, इन्हें भारत का बुलबुल भी कहा जाता था। वे एनी बेसेंट के बाद कांग्रेस की दूसरी अध्यक्ष बनी थी, जबकि अध्यक्ष बनने वाली वे पहली भारतीय महिला थी, मतलब अध्यक्षता करने वाली। अध्यक्ष तो बनी थी एनी बेसेंट, लेकिन उन्होंने अध्यक्षता नहीं किया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। देखिए 4 घटना है, इसका सही क्रम बताना है। इस तरह के प्रश्न आते हैं एग्जाम में। इसका सही जवाब 1 हो जाएगा। 1 यानी कि 1 कहने का मतलब कि गांधी इरविन समझौता। अब याद रखना पड़ेगा आपको, ये हुआ था 1931 में। इसके बाद आपका नंबर आता है, हुआ था कांग्रेस का कराची अधिवेशन, ये भी 1931 में ही हुआ था। मतलब कि गांधी इरविन समझौता मार्च में हुआ था, 5 मार्च को।
और ये कांग्रेस का कराची अधिवेशन ये मतलब कि लास्ट मार्च में हुआ था। ठीक है, उसके बाद हुआ था पूना समझौता। पूना समझौता हुआ था ये 1932 में। ठीक है, और व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करें तो ये बहुत बाद में हुआ था, 1940-41 में हुआ था। तो यानी क्रम हो गया क्या, इसका क्रम हो गया 1324। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट है, स्प्रिंगिंग टाइगर अ स्टडी ऑफ रेवोल्यूशनरी किसकी जीवनी है? ये जीवनी है सुभाष चंद्र बोस की। ठीक है, ये जो है ह्यू टाई की कृत थी। इस पुस्तक में द्वितीय विश्व युद्ध और आंग्ल भारत संबंधों का विवरण किया गया है। इस पुस्तक में सुभाष चंद्र बोस के जीवन, दर्शन, आदर्श, राष्ट्रवाद और राजनीति के बारे में लिखा गया है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में किस स्थान पर आयोजित किया गया था? स्थान यहाँ पे बताना है, ये भी प्रश्न आया हुआ है एग्जाम में। वह स्थान था सेंट जेम्स पैलेस। ये हुआ था दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में। 3 हुआ है, 30, 31, 32। इस सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। शाहजहां के दरबार में जाने वाला पुर्तगाली यात्री कौन था जिसने तख्त ए ताउस का भी जो है विवरण किया था? तो ये था जीन जो है विपत्तिस्ती टेओरनेयर, इनका नाम है। ये एक फ्रांसीसी आभूषणकार और यात्री थे। उसने जो है बेसिकली मुगल काल का काफ़ी विस्तृत वर्णन किया। तख्त ए ताउस का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। निम्नलिखित में से किस अवसर पर बॉम्बे को पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को सौंपा था? किस अवसर पे ये पूछा है? तो अवसर था चार्ल्स द्वितीय का पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रागांजा से विवाह। 1668 में हुआ था ये। ठीक है, तो बेसिकली बॉम्बे को 10 पाउंड की वार्षिक राशि पर ईस्ट इंडिया कंपनी को लीज पर दे दिया था। 1613 में सूरत कारखाना स्थापित करने के लिए किसने जहांगीर को राजी किया? तो ये किया था अंग्रेजों के हाथों पुर्तगाली नौसेना की हार। ये सही जवाब होगा इसका। देखिए 1613 ईस्वी में जहांगीर ने फरमान जारी करके अंग्रेजों को सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की आज्ञा दी थी। 1612 में कैप्टन थॉमस बेस्ट के नेतृत्व में भारत में व्यापार करने के लिए 4 समुद्री जहाज भेजे। यह जहाज स्वयं की रक्षा करने में असमर्थ थे। पुर्तगालियों को हराने के बाद जहांगीर अंग्रेजों से प्रभावित हुआ और उसने अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की आज्ञा दे दी। ये था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कौन थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सूरत। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सबसे पहले सूरत प्रेसिडेंसी की स्थापना की। इसके अतिरिक्त पूर्व में जावा में बंतम प्रेसिडेंसी थी, जहां पर कप्तान लंकास्टर में फैक्ट्री स्थापित की थी। ऐसे भारत में अगर पूछा जाएगा तो सूरत होगा। 1767 से 69 के आंग्ल मैसूर युद्ध से ठीक पहले हैदर अली के विरुद्ध त्रिकोणीय गठबंधन में कौन जुड़ा था? देखिए इसमें जुड़े थे बेसिकली अंग्रेज भी थे और हैदराबाद का निजाम भी और मराठा भी। ये सही जवाब होगा 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर ए। 1766 में हैदर अली के विरुद्ध ब्रिटिश, मराठा, हैदराबाद के निजाम एक हो गए थे। 1768 में मराठाओं और हैदराबाद के निजाम द्वारा साथ छोड़ने के बाद अंग्रेज को अकेले हैदर अली से लड़ना पड़ा था। व्यापगत के सिद्धांत के द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को अंग्रेजों ने अधिग्रहित नहीं किया था? वहीं हड़प की नीति आप बोल सकते हो इसको। मैसूर इसमें आंसर होगा। ठीक है, सतारा, जैतपुरा, संबलपुर, नागपुर, झांसी, तंजौर, आरकट, अवध, ये सब कब्जा कर लिया था, लेकिन मैसूर नहीं। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में से किसने किया था? तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बेगम हजरत महल। ठीक है, लखनऊ से नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। बेगम हजरत महल ने अपने 11 वर्ष के पुत्र बिरजिस कादर के नाम पर शासन किया था इन्होंने। मानवता के लिए एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर का सिद्धांत किसने दिया था? ये सिद्धांत दिया था श्री नारायण गुरु ने। श्री नारायण गुरु ने एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर का उपदेश दिया था। उनके नास्तिक शिष्य जो थे सहद्रण अयन, इस सिद्धांत ने प्रेरित होकर ना कोई ईश्वर, ना कोई जाति, ना ही धर्म का सिद्धांत दिया था। भारत में पश्चिमी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी,
वुड्स डिस्पैच 1854। 1854 में वुड्स डिस्पैच के द्वारा भारतीय शिक्षा प्रणाली की नींव रखी गई। इसमें बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में विश्वविद्यालयों की व्यवस्था की गई। वुड्स डिस्पैच को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1864 में मद्रास में वेद समाज की स्थापना किसने की? मद्रास में तो ये किया था केशव चंद्र सेन ने। दक्षिण भारत में ब्रह्मो समाज के द्वारा सुधार किए गए। यह कार्य केशव चंद्र सेन ने वेद समाज के अंतर्गत किया था। 1922 में भील सेवा मालन की स्थापना किसने की थी? तो ये किया था अमृतलाल विठल दास ठक्कर ने। अमृतलाल विठल दास को ठक्कर बापा भी कहा जाता था। वे प्रसिद्ध समाज सेवक थे। उन्होंने गुजरात के जनजातीय लोगों की सहायता के लिए काफ़ी कार्य किया। 1922 में उन्होंने भील सेवा मंडल की स्थापना भी की थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से 1912 में दिल्ली षड्यंत्र किसके द्वारा रचा गया था? तो ये रचा गया था रास बिहारी बोस के द्वारा। दिल्ली षड्यंत्र 1912 में भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग को मारने का प्रयास किया गया था। यह षड्यंत्र भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने के बाद रचा गया था। 23 दिसंबर 1912 को बम विस्फोट के दौरान लॉर्ड हार्डिंग को मारने का प्रयास किया गया, परंतु प्रयास असफल रहा था। निम्नलिखित में से गांधी जी ने पहला अनशन किस आंदोलन के लिए किया था? पहला अनशन, तो पहला अनशन इन्होंने किया था अहमदाबाद मिल हड़ताल में। ठीक है, मार्च 1918 में 15 मार्च 1918 को आमरण इन्होंने अनशन शुरू किया था। ये नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो देखिए, प्रमुख नेता थे खिलाफत आंदोलन के लिए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक है, खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य तुर्की के प्रति ब्रिटिश के दृष्टिकोण में बदलाव लाना था और तुर्की के सुल्तान को पुनः उनके स्थान पर स्थापित करना था। इसके लिए अली बंधु, मौलाना आज़ाद, हाकिम अजमल खान, हसरत मोहनी के नेतृत्व में खिलाफत समिति का गठन भी किया गया था। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन 1919 किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था दिल्ली में। ठीक है, नवंबर 1919 में हिंदू और मुस्लिम का संयुक्त सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव दिया था यहीं पे। नेक्स्ट है, झंडा सत्याग्रह के लिए किस शहर को जाना जाता है? तो देखिए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नागपुर। 18 जून 1923 को झंडा दिवस के रूप में मनाने के बाद झंडा सत्याग्रह शुरू हुआ था। इस सत्याग्रह का नारा नागपुर चलो था। अलीपुर षड्यंत्र केस में अरबिंदो घोष का बचाव किसने किया था? तो बचाव किया था चित्तरंजन दास ने। चित्तरंजन दास प्रसिद्ध क्रांतिकारी व न्यायविद थे। उन्होंने अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष का बचाव किया था। वे ढाका षड्यंत्र केस में भी बचाव के पक्ष में थे। 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना भी की थी। 1907 में कांग्रेस का विभाजन गरम दल और नरम दल में किस अधिवेशन में हुआ था? तो देखिए, ये हुआ था, वो था सूरत का अधिवेशन। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था और 1916 में फिर से गरम दल नरम दल मिल गए थे। ठीक है, गरम दल में बेसिकली लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने के पक्षधर थे, जबकि इस अधिवेशन में रास बिहारी बोस अध्यक्ष चुने गए थे। भारतीय राजनीति का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी को महात्मा गांधी और गोपाल कृष्ण गोखले का गुरु माना जाता है। उनकी प्रसिद्ध कृति पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के द्वारा उन्होंने भारत से धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वे हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी संगठन गुप्त रूप से काम करता था? तो ये था अनुशीलन समिति। 1902 में इसका स्थापना प्रमथनाथ मित्रा ने बंगाल में किया था। आईएनए ट्रायल निम्नलिखित में से किस स्थान पे हुआ था? आईएनए मतलब इंडियन नेशनल आर्मी, तो ये हुआ था लाल किला, इसका सही जवाब होगा। इसमें के सहगल, शाहनवाज खान, गुरुबख्श सिंह ढिल्लो पर लाल किला में नवंबर 1945 में ट्रायल शुरू हुआ था। इस ट्रायल के दौरान भूला भाई देसी बचाओ पक्ष के मुख्य अधिवक्ता थे। ब्रिटिश साम्राज्य अंदर तक सड़ चुका है, यह भ्रष्ट, दमनकारी और घटिया है, यह कथन किसका है? ये कथन था सिस्टर निवेदिता का।
सिस्टर निवेदिता आयरिश स्कॉटिश सामाजिक कार्यकर्ता, लेखिका व अध्यापिका थे। वे स्वामी विवेकानंद की शिष्या थीं। 1846 में निम्नलिखित में से किस संगठन का कांग्रेस में विलय किया गया था? तो वो संगठन था इंडियन नेशनल एसोसिएशन। ठीक है, कांग्रेस का जब दूसरा अधिवेशन हुआ था 1886 में कोलकाता में आयोजित किया गया था। दादा भाई नौरोजी इस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में इंडियन नेशनल एसोसिएशन का विलय कांग्रेस में किया गया था। इंडियन नेशनल एसोसिएशन का स्थापना हुआ था 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले पहले अंग्रेज कौन थे? तो पहले अंग्रेज अगर आपसे पूछा जाएगा तो इसका सही जवाब होगा जॉर्ज यूले। एक स्कॉटिश व्यापारी थे, कांग्रेस के चौथे अध्यक्ष बने थे। 1888 में इन्होंने मतलब अध्यक्षता की थी। पहले गैर भारतीय व्यक्ति थे ये। भारतीय क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक 1890 में कांग्रेस में शामिल हुए। वैलेंटाइन चिरोल ने उन्हें भारतीय क्रांति का पिता कहा था। तिलक ने सबसे पहले स्वराज की मांग की थी। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जेबी कृपलानी। पूरा नाम हो जाएगा जीवंत राम आचार्य जीवंत राम भगवान दास कृपलानी। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। वे गांधीवादी, समाजवादी, पर्यावरण से संबंधित और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। स्वदेशी का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? ये पारित हुआ था कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। ठीक है, मतलब इसमें बेसिकली बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा के प्रस्ताव पारित किए गए थे। महात्मा गांधी कांग्रेस के किस अधिवेशन में मात्र एक बार अध्यक्ष रहे थे? तो वो था बेलगाम का, और ये हुआ था 1924 में। ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का संस्थापक नहीं था? अब ये बताना कि कौन नहीं था। तो देखिए, दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नहीं थे। मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था? 1906 में ढाका में। बाकी ये सब लोग इसमें थे शामिल। बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? ये भी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले भी आपको। नवाब अब्दुल लतीफ़ खान इस प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। ये कहाँ दिया था बयान? तो ये भी मैंने आपको बताया था। ये इन्होंने दिया था बेसिकली कहाँ पे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यायालय में, कोर्ट में। 7 साल का इन्हें सजा भी हुआ था इसमें। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ज्योतिबा फुले ने। ज्योतिबा फुले एक विचारक, समाज सुधारक, लेखक और दार्शनिक थे। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना इन्होंने महाराष्ट्र में की थी। 199 क्वेश्चन हो गए लास्ट वीडियो का। 200वां नंबर ये होमवर्क है आपका। भारतीय होम रूल लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे? आपके पास ऑप्शन है जोसेफ बपिस्ता, एनी बेसेंट, एनसी केलकर, बीजी तिलक। इसका आंसर करिए कमेंट सेक्शन में। ध्यान से, गलती कर दीजिएगा, ध्यान से इसका आंसर करिए। A to Z सभी लोग वीडियो